हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मैथ मेंटर चैनल पे। तो चलिए, आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ज़रूर वॉच आउट करना। बहुत कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे, है ना, इस लेक्चर में। वैसे आपको पता भी है कि मैंने चैप्टर वाइज भी वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दी है, ठीक है। तो पहले तो मैं बताती हूँ कि आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे। आज के लेक्चर्स में हम एक तो डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है, कि आपका क्या सिलेबस है। सेकंड थिंग, जो सिलेबस आपको पता है DSSS की तरफ से कोई सिलेबस नहीं दिया जाता, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, उनके बिहाफ पे ही सिलेबस निकाला गया है, ठीक है जी। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इनको जरूर आपने फॉलो करना है, जो मैं सिलेबस डिस्कशन के बाद बताऊंगी। तभी कह रही हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है आपका, ठीक है जी। सिलेक्शन प्रोसेस में भी आपके कुछ डाउट्स जो फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं जिसमें पूछा गया है ना, भी कुछ जो डाउट्स आप लोग के आ रहे हैं वो डाउट्स मैं सिलेक्शन प्रोसेस में क्लियर कर दूंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मेनली आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपको पता है 9th 10th +1 +2 प्लस ग्रेजुएशन का चलता है, ठीक है जी। अब चलिए, जो सिलेबस है आपका, सबसे पहले +1 +2 का कंबाइन सिलेबस मैंने यहाँ पे उठाया है, ठीक है जी। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने अलजबरा उठाया। वैसे तो मैं पर्टिकुलर चैप्टर से भी बता सकती थी कि किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, लेकिन मैंने क्या एनालिसिस किया है कि हमेशा वेरिएशन पाई जाती है। कभी कभी किस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आ गए, कभी कभी 1 आ गया, कभी कभी होता है उसमें आया ही नहीं, किसी और चैप्टर में से आ गया। तो मैं ओवरऑल अलजबरा, ओवरऑल कैलकुलस ऐसे लेके चली, ओवरऑल लेके चली, ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे अलजबरा की बात की गई है, अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, ठीक है, +1 +2 से स्टार्ट कर दो पहले तो, क्योंकि 9th 10th का बाद में हम ईजी है हो जाता है। +1 +2 से सबसे पहले अगर हम बात करें, वैसे अगर स्टार्ट कर रहे हो तो वैसे तो आपने ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करना है, क्योंकि वो बेस है हर एक चीज़ का, ठीक है ना। तो लेकिन अलजबरा में हम कंसीडर करते हैं सबसे पहले इक्वेशंस, लॉगरिथम टॉपिक आपने पढ़ना है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी कि जिसमें हमारा सारा AP GP HP आ जाता है। ये +1 10th में भी स्टार्ट हो जाता है AP, तो है ना, वहां से भी, और GP HP +1 में आ जाते हैं हमारे। परमोटेशन कॉम्बिनेशन, बायनोमियल, मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट और प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। और प्रोबेबिलिटी यहां तक हम अलजबरा में लेते हैं। वैसे प्रोबेबिलिटी आपकी जो 9th 10th वाली है उसमें से भी आते हैं क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में से, और यहाँ पे ये +1 की प्रोबेबिलिटी है, जो +1 +2 की, उसमें से भी क्वेश्चंस करने ही करने हैं आपने प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग। वेक्टर अलजबरा एक अलग चैप्टर हो जाता है, जिसमें वेक्टर अलजबरा आता है 3D ज्योमेट्री, है ना, 3D ज्योमेट्री, है ना, प्लेन और लाइन के बारे में हम लिख सकते हैं, प्लेन और लाइन के बारे में। तो इनको भी अच्छे से पढ़ना है। वेक्टर अलजबरा वैसे नियर अबाउट 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें से आ जाते हैं 3D ज्योमेट्री या प्लेन से। कभी कभी होता है कि 1-2 क्वेश्चन आए, लेकिन पढ़ना हमें सारा पड़ता है। ये देखा जाए, इसमें से जो अलजबरा है आपका 2014 में अलजबरा में से आपके 25 क्वेश्चन आए हुए थे, और 2018 में आपके 20 क्वेश्चन आए हुए थे, यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन की एवरेज आपकी रहती ही रहती है अलजबरा में। आप एक एक चैप्टर पढ़िए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम MCQs लगाइए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद भी ना MCQs नहीं निकलते हैं। तो MCQs की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। बुक्स लीजिए जहां से आपको मैक्सिमम MCQs मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के MCQs लीजिए, सॉल्व कीजिए, तो आपका बहुत अच्छे से बेस बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद कैलकुलस में क्या लिया जाएगा भाई? लिमिट, क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना, डेरिवेटिव में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपको। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भाई सब कुछ आ गया जब एप्लीकेशन लिख दिया, यानी कि जो इसमें टेंजेंट और नॉर्मल वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, टेंजेंट ऑफ नॉर्मल वाले, मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैक्सिमा मिनिमा वाले, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, तो यानी कि ये सारा कंसीडर होता है अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। फिर इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन में दोनों टाइप की, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन,
एंड इट्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब यानी कि इसका एरिया अंडर कर्व भी इसी के अंडर कंसीडर किया जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, क्लियर। प्लस यहाँ पे एक चैप्टर रह गया भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे हमारा बीएससी में भी आता है, ओडीई, बट बीएससी वाला ना करके हम बस +1 +2 वाला ही करेंगे, इसमें से ही हमारा क्वेश्चन कवर हो जाता है। अगर कभी कभी आता भी है तो हमें कोई बेनिफिट नहीं है, टिप्स में बताऊंगी मैं, क्यों मैं कह रही हूँ कि जितना सिलेबस मैं बता रही हूँ उतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छे से पढ़ना है आपने, जितना पढ़ना है उतना अच्छे से पढ़ना है आपने। ठीक है ना, दैट्स वाई इसमें से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जितना सिलेबस मैंने बताया बस इतना कर लो, मैं कहती हूँ सिलेक्शन पक्की है। ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आपका आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है जी, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। फिर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं कहती हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री में से भी नियर अबाउट हम देखें 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्यों करना पड़ता है? क्योंकि लिमिट्स में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हो जाते हैं, इंटीग्रेशन में फॉर्मूले यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, डेरिवेटिव में भी। तो ट्रिग्नोमेट्री बेस है भाई, अगर ट्रिग्नोमेट्री को करोगे तो इसके फॉर्मूले, इसके जो फंडे हैं, फॉर्मूलेज हैं, वो आगे यूज होते रहते हैं, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री करना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10th से ही स्टार्ट हो जाता है, क्लास 10th से लेके +1 +2 तक चलता है, सारा अच्छे से करना है। फिर स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, भाई यहाँ पे ना मैंने कॉनिक सेक्शन मेंशन नहीं किया है। ठीक है, आप यहाँ तक ही सिलेबस करें। जो कॉनिक सेक्शन है ना, उसमें देखा गया है, कॉनिक सेक्शन में जो पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स है, उसमें से आपको कभी एक बार ही आया है भी एक क्वेश्चन आ जाता है। पहले आप फुली सिलेबस पढ़िए सारा, ठीक है, जितना मैं सिलेबस बता रही हूँ, कॉनिक सेक्शन नहीं, कॉनिक सेक्शन को छोड़ देना एक बार। और क्योंकि हमारा पार्ट ए भी है, पार्ट ए पे भी पूरा फोकस करना है, क्योंकि अगर दोनों में से मिला के ए पार्ट में से 40 क्वेश्चन अलग से और बी पार्ट में से 40 क्वेश्चन अलग से अगर आप नहीं कर पाते, आपका नाम ही नहीं आएगा मेरिट लिस्ट में, फिर करोगे क्या? चाहे आपने बी पार्ट में यानी कि अपने सब्जेक्ट मैथ्स में आपने 70 स्कोर कर लिया, लेकिन उसमें 30 जब 35 रह गए पार्ट ए में, तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। आप बोलोगे टोटल 100 बन गए, ऐसा टोटल नहीं होगा, 40-40 जरूरी लिखा गया है। ठीक है ना, बाकी टिप्स में ये सारी चीजें बताऊंगी। कॉनिक सेक्शन तब करना है, मान लो हमें बाद में टाइम मिल गया, हमने ऊपर वाले चैप्टर सारे पढ़ लिए, अच्छे से रिवीजन कर लिया है, तो बाद में लास्ट में हमारा पेपर अभी नहीं हुआ, टाइमिंग है हमारे पास, तो हम कॉनिक सेक्शन का हल्का फुल्का पढ़ लेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ अभी पैराबोला की इक्वेशंस क्या है, वर्टेक्स फोकस क्या निकालते हैं, तो वो चीजें पढ़ लेंगे इसकी, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं करना। ठीक है ना, स्टार्टिंग में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन जरूर करना है, इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 9-10 से स्टार्ट, 10th से स्टार्ट हो जाती है, वो वही बात है ना, मुंह पे 9-10 ही चढ़ा हुआ है बार बार, वो चीज हो जाती है। ठीक है जी। अब देखिए, मैंने +1 +2 का देखो अलजब्रा बता दिया आपको सारा सिलेबस, इसी में मैंने वेक्टर अलजब्रा जो होता है वो बता दिया अलग से आपको। फिर कैलकुलस मैंने बता दिया सारा, है ना। देखने में थोड़ा सा लग रहा है, मैंने इसीलिए अलग अलग निकाला है, देखने में थोड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो ये आगे बहुत लेंथी हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ ये चैप्टर नेम है, आगे बहुत कंसेप्ट हैं इसके। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री देख ली। ये ज्योमेट्री वैसे +1 +2 के बिहाफ पे थी। ठीक है, ये जो ज्योमेट्री थी। अब 9-10th में से अगर आप स्टार्ट करोगे, रियल नंबर स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं रियल नंबर में से। उसके बाद पॉलिनोमियल, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लिख सकते हैं इनको कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये सारे 9-10th में से, क्योंकि इसमें देखा जाए ना 9-10th का जो आपका टॉपिक है 9-10th का, इसमें से आपके नियर अबाउट 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, एपीजीपी हो गया, एपीजीपी है ना, एपी हम जीपी +1 में भी कर सकते हैं डायरेक्ट, सारा क्लियर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, प्लस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। भाई मीन मीडियन मोड आपने क्लास 10th से स्टार्ट करना है, क्लास +1 में भी मीन मीडियन मोड है वो भी सारा करना है।
ठीक है, क्लास +1 वाला भाई करना है। और बीएससी में देखा जाए, बीएससी में ये 9th 10th का इतना सिलेबस भी जितना मैंने बोल रही हूँ ना, ट्रस्ट करोगे, किसी पे भी ट्रस्ट करोगे तभी जाके आप लोगों की सिलेक्शन पक्की है। ट्रस्ट करोगे, जितना सिलेबस मैंने बताया है अगर आप इसी की तैयारी कर लोगे ना, आपकी सिलेक्शन, आपके क्वेश्चंस पक्के हैं। क्यों है, टिप्स में सारा कुछ बताती हूँ मैं। लीनियर अलजेब्रा और बीएससी, आपको कोई बोले कि बीएससी छोड़ दो बिल्कुल, सिर्फ +1 +2 कर लो और 9th 10th कर लो, नहीं, मैं कहूंगी बीएससी के ये वाले 2 चैप्टर नहीं छोड़ने, ठीक है ना। बीएससी का वैसे तो आगे सफियर वगैरह में से भी आ जाता है, लेकिन उसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये लीनियर अलजेब्रा ऐसा है जिसमें से हम बोले 9-10 क्वेश्चंस नंबर थ्योरी में से, ये तो फेवरेट चैप्टर है नंबर थ्योरी, है ना, हम बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10-10 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं भाई, कभी कभी इसमें से 7-8 क्वेश्चन आ गए, है ना। लीनियर अलजेब्रा में से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। लीनियर अलजेब्रा में रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, नलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और इसके क्वेश्चन ईजी टू सॉल्व होते हैं। तो बीएससी के ये 2 प्रॉपर मैथ है। एक नंबर थ्योरी बहुत फेवरेट है, जिसमें हम बोले कॉन्ग्रुएंट मॉडलो वाले आते हैं। नंबर थ्योरी में क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट मॉडलो वाले, विल्सन थ्योरम वगैरह आएंगी, फर्मर्स थ्योरम आएंगी, इलर 5 फंक्शंस आएंगे। तो ये सारा कुछ नंबर थ्योरी के अंतर्गत आएगा, ठीक है जी। इन 2 चैप्टर को बीएससी के नहीं छोड़ना। बीएससी में और भी कुछ आते रहते हैं, लेकिन हमने उनको कंसीडर नहीं करना। क्यों, क्योंकि हमें इतना सफिशिएंट है, जितना सिलेबस बताया है उतना कर लीजिए, तो आपके एग्जाम प्रॉपर वे से आपका क्लियर होगा। अब मैं आपको बताती हूँ जो मैं बोल रही थी आपको टिप्स, ध्यान से सुनिए। सिलेबस आपने नोट डाउन कर लिया होगा मुझे लगता है ना, प्रॉपर वे से कि नहीं। बाकी वीडियो को दोबारा से पॉज करके लिख सकते हो, जब वीडियो चल रही होती है ना, वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से करके लिख सकते हो। जस्ट अ मिनट। चलिए फिर सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगी। पहले टिप्स को नोट कीजिए। सबसे पहली टिप्स तो अपना टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल में ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक पार्ट को ही फोकस देना है। टाइम टेबल बनाएं, उसमें आपने दोनों पार्ट्स को प्रॉपर टाइमिंग देनी है। पार्ट हमारा ए और पार्ट हमारा बी, है ना। इसमें जो आगे हमारे 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, इसमें तो हमारा एक ही सब्जेक्ट रहता है हमारा, यानी कि मैथ्स ही रहता है, ठीक है ना, मैथ्स ही रहता है। अब पार्ट ए को भी प्रॉपर फोकस देना है आपने। जब आप टाइम टेबल बनाओगे, अगर आप 2 से 3 घंटे, अगर आप दिन में, है ना, 5 घंटे ही पढ़ते हो, तो 2 से ढाई घंटे पार्ट ए को दो और 2 से ढाई घंटे पार्ट बी को दो। कोशिश तो करो कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड करो, क्योंकि लॉकडाउन है, स्कूलों में वैसे भी छुट्टियां हो चुकी हैं, अगर आप प्राइवेट भी पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। ये पूरा मंथ बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। ऑनलाइन कोचिंग ले लो। ऑनलाइन कोचिंग में आप लोग घर बैठे ही पढ़ सकते हो, कहीं जाना नहीं, आना नहीं। आपको एक गाइडेंस मिलती रहती है, चैप्टर्स, है ना, आपको अच्छे से मिलते रहते हैं भी हाँ ये चैप्टर का पढ़ना है, फिर आगे आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। क्लियर मेरी बात। तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी शुरू करो। सिलेक्शन पक्की है भाई, है ना। 60,000 तक आपको टीजीटी वालों मैथ्स को, है ना, आपको दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सैलरी मिलती है, तो आपको पता है बहुत अच्छी सैलरी है। नंबर ऑफ पोस्टें बहुत अच्छी आई हुई हैं। इतनी आप ये समझ लो आपके लिए ये लास्ट चांस है भाई, लास्ट चांस है, ये समझ सकते हो, क्योंकि इसके बाद पोस्टें कब आती हैं फिर देखा जाता है ना। तो आप लोग नहीं सोचना कि हमारे लिए लास्ट है, अगर इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लिया सिलेक्शन पक्की है। सबसे पहली टिप मेरी याद रखो कि टाइम टेबल। सेकंड, बहुत ज्यादा सिलेबस इधर उधर से ना देखो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सिलेबस इधर उधर से ना देखो। क्यों नहीं देखो, क्योंकि आपको पता है कि आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, मिनट कितने मिलेंगे आपको, 120 मिनट मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिला। और हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ्स, जिसको थोड़ा बहुत, जो सेक्शन बी है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सॉल्व करने ही पड़ते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए कह रही हूं, अगर आप सारा सिलेबस पढ़ के भी चल गए ना, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। तो जितना सिलेबस मैंने बताया है उसमें से नियर अबाउट, वैसे तो उसी में से सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, पर नियर अबाउट अगर मान के चलें, अगर 10 क्वेश्चन वो पैडागोजी के भी डाल दें आपको, 90 रह गए हमारे मैथ्स के क्वेश्चन, तो 80 से 85 क्वेश्चन इसी में से होंगे, 80 से 85 क्वेश्चन।
और 80-85 क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाओगे, डेफिनेट लिख के बहुत ज़्यादा स्पीड से। पेपर बहुत ईजी आ गया तो नहीं मैं कुछ कह सकती, अदरवाइज नहीं होते। क्यों? देखो, पार्ट ए करोगे आप लोग, सबसे पहले जरूरी बात आपको ये पता है, ओबीसी वालों के लिए 35-35 चाहिए है ना, एसटी वालों के लिए 30% चाहिए और जर्नल को 40। तो मैं जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता देती हूँ कि 40 के अकॉर्डिंग। पार्ट ए में भी क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, क्या चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रेशो से है ना। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको तकरीबन आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम गैस बहुत लगा के आ जाते हैं, ठीक क्वेश्चन सारे गलत हो जाते हैं। पार्ट ए में से 40 तो आपको मिनिमम चाहिए, किसके लिए? आगे मेरिट लिस्ट में जाने के लिए पार्ट ए में से भी 40 चाहिए और पार्ट बी में से भी 40 चाहिए। अब आपने करना, सोचना क्या है कि आपने 50 मिनट, वैसे ये मैंने पहले ही बताई थी, 50 मिनट, ज़्यादा टाइम और नहीं लूंगी मैं आप लोग का, 50 मिनट या बस 55 मिनट मैक्सिमम इतने लगाने हैं आपने। और इसमें आपने ना देखा जाए 60+ क्वेश्चन या 65 ही लगा लो आप, 65 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। 65 क्वेश्चन जो एक्यूरेट आपको लगे भी बिल्कुल सही है वो करने हैं, क्योंकि हिंदी में ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पढ़ो ग्रामर के बड़ी अच्छे से, पढ़े टिक, वो आपके क्वेश्चन आधे सेकंड में हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए आधा सेकंड तो लगता ही लगता है। इसलिए कह रही हूँ कि टाइम टेबल जब आप बना रहे हो ना, पार्ट ए पार्ट बी को दोनों को टाइम दो। पार्ट ए में भी मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करो, पढ़ने की स्पीड भी बने आप लोगों की। इंग्लिश के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, ये बहुत जल्दी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद रह गया अर्थमेटिक और रीजनिंग। अर्थमेटिक के लिए थोड़ा सा कभी कभी सॉल्व करना पड़ता है, टाइम लगता है, और रीजनिंग के फिर भी मैंने बोला आपको 50 या 55 मिनट मैक्सिमम रखना आपने। 65+ क्वेश्चन या 65 तक क्वेश्चन कर लेना। अगर आपको लगे यार 55 मिनट हो गए हैं लेकिन क्वेश्चन मेरे 60 ही हुए हैं, कोई बात नहीं, स्किप करो। 60 क्वेश्चन भी हो गए, बहुत है, मुझे 40 ही चाहिए थे, पार्ट बी पे मूव हो जाओ। किस पे मूव हो जाओ? पार्ट बी पे मूव हो जाओ, ठीक है ना। बट 65+ जिससे होते हैं वेल एंड गुड है। पार्ट बी पे मूव हो जाओगे तो आपके लिए आप यही सोचो कि 60 मिनट ही बचे हैं, ठीक है ना, 60 मिनट ही बचे हैं, चाहे 5 मिनट इधर से बचे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 60 मिनट पार्ट बी के लिए आपके लिए बचे हैं, तो 60 मिनट में आप लोग अगर क्वेश्चन इजी हुए तो आप 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में बड़ी मुश्किल से कर पाओगे। तो मुझे बताओ कि आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हो? आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर आपके यहाँ पे 65 मिनट भी बचे हैं, है ना, तो कितने क्वेश्चन कर लोगे? 65 से 70 क्वेश्चन कर लोगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम आपके 70 क्वेश्चन पार्ट बी में से सॉल्व हो सकते हैं और 60 से 70 इधर से। 140 क्वेश्चन हो गए, 130 120 क्वेश्चन जिसके भी हो गए, आपकी उनकी सिलेक्शन पक्की है, उनकी मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाना है, ठीक है जी। सो आप फुल क्वेश्चन, आप क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे 20-25 क्वेश्चन तो जिनको आप पढ़ ही नहीं पाओगे, टाइम पहले ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कह रही हूँ फुली सिलेबस पे मत भागो, जितना सिलेबस बता दिया है उसको अच्छे से कर लो कि उस सिलेबस में से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है जी, उसमें से नहीं छूटना चाहिए। क्लियर मेरी बात? अब मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम टिप नंबर जो मेरी 3 है कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज को क्लियर करो। एमसीक्यूज मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाओ कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, ठीक है जी। चलिए अब बताती हूं मैं सिलेक्शन। इन चीजों को ध्यान में रखो भी। हाँ, मेरे से इतना पेपर हो ही नहीं, मेरे से क्या किसी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम ऑब्वियस है कम है, टाइम कम है, इतने टाइम में कैसे क्वेश्चन हो पाएंगे? किसी से नहीं हो पाएगा। तो जितना सिलेबस मैंने बता दिया बस उतने सिलेबस को पढ़ो, आप लोग अच्छे से पढ़ो। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहता है? सबसे पहली तो बात मैंने जो आपको बताई है ना, ओबीसी जनरल जो भी है 40 ए पार्ट में होने चाहिए और 40 बी पार्ट में, 40+ जितने मर्जी हो। उसके बाद तो फिर वही बात है कि मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। एक मिनट भाई, ठीक है ना, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। जिसका नाम आएगा मेरिट लिस्ट में, है ना, अगर 40+ है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग होता है। मान लो कभी जैसे लास्ट टाइम 82 की कट ऑफ रुक गई थी, चाहे आपने 41 दोनों में से ले रखे थे, है ना, या एक में से 40 थे, एक में से 41 थे, आपके 81 कुछ बन गए लेकिन आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, है ना, आपके 81 बन गए लेकिन आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कट ऑफ 82 तक भागी। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि क्वेश्चन आपने करने हैं
लेकिन ये नहीं करना कि पार्ट बी में तो आपने 70 क्वेश्चन कर दिए और पार्ट ए में आपने 30 क्वेश्चन, आपने सोचा कि 100 क्वेश्चन बन गए मेरी, तो 100 क्वेश्चन बन गए भी देखा जाए भी 85 तक भी अगर कट ऑफ गई तो मेरी सिलेक्शन है, नहीं है आपकी सिलेक्शन, आपका नाम ही नहीं आएगा मेरिट लिस्ट में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको 40 जरूरी चाहिए थे, लेकिन 40 ए पार्ट में नहीं है, चाहे बी में आपने जितना मर्जी स्कोर किया। तभी मैंने बोला ओबीसी वालों के लिए दोनों में 35-35 का होना जरूरी है और एसटी वालों के लिए दोनों का 30-30 का होना जरूरी है। ठीक है जी, एसटी वालों के लिए तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि दोनों पार्ट्स में इतना होना जरूरी है। अब देखिए, जैसे ही आपका मान लो जो भी आपका होता है यहाँ पे आपने नंबर अच्छे ले लिए, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया कट ऑफ के अकॉर्डिंग, आपके 92 पॉइंट समथिंग कुछ भी बन गया, 100 आपका नाम आ गया। तो सेकंड प्रोसेस क्या होता है आपका, आपको ना आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना पड़ता है। उनकी साइड पे वो आता है आपके सारा मैसेज, वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करने वक्त वो चेक करते हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो एक्यूरेट हैं कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों की बीएड भी एक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से नहीं की होती, जब सीटेट क्वालिफाई नहीं होता। यहाँ पे सबसे मेन जरूरी फंडा सीटेट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप लोग के सीटेट में 90 मार्क्स नहीं है, सीटेट 90 प्लस या 90 नहीं है, तो आप लोग चाहे पेपर क्लियर कर लो, भर तो दोगे कोई बड़ी बात नहीं, पेपर क्लियर कर लो, लेकिन आप लोगों की जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो ना उसमें सीटेट क्वालिफाई का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर दोबारा से 3rd नंबर पे मेरिट लिस्ट बनती है। वो मेरिट लिस्ट उनकी बनती है जब आपने अपलोड किए डॉक्यूमेंट, उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे निकल गए जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, तो वो डॉक्यूमेंट वाले जिनके सही नहीं थे वो निकल जाते हैं। चाहे नंबर आपने पेपर में ज्यादा ले लिए बट आपके डॉक्यूमेंट सीटेट क्लियर नहीं है, आपका सीटेट सबसे जरूरी है। आप पेपर 2, पेपर 1 नहीं, पेपर 2 ये भी ध्यान रखना, सीटेट पेपर 2, सीटेट 2 होते हैं, एक 1 और 2, ये टीजीटी लेवल है, पीआरटी लेवल नहीं है, तो इसके लिए सीटेट पेपर 2 क्लियर होना जरूरी है आपका, और आपका मैथ साइंस के कॉम्बिनेशन वाला ही क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। क्या चीज मैंने बताई, ध्यान से सुनेंगे इस चीज को एक बार। आपका सीटेट अगर आप टीजीटी मैथ्स दे रहे हो, सीटेट जो पेपर 2 होता है जिसमें मैथ साइंस का कॉम्बिनेशन है आपका, वही क्लियर होना जरूरी है। ये नहीं है कि आपने सीटेट पेपर 1 क्लियर कर रखा है और आप टीजीटी मैथ्स के लिए फिलिंग कर रहे हो, फिर भी आपका डॉक्यूमेंट्स में से नाम निकल जाएगा जब आप अपलोड करोगे, ठीक है जी। पेपर 2 मैथ और साइंस, क्योंकि आप मैथ्स की फीस के लिए भर रहे हो तो पेपर 2 मैथ और साइंस में क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। अपलोड करने के बाद थर्ड टाइम मेरिट लिस्ट फिर बनती है कि भी हाँ जिनके डॉक्यूमेंट अब सब बिल्कुल सही निकल गए उनको दोबारा से सीरियल ऑर्डर लगा के लिस्ट निकाली जाती है। फिर 4th नंबर पे आपके पास फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, जो अपलोड किए थे फिर वो आपको बुलाते हैं, है ना, और आपकी फिजिकली चेक करते हैं भी हाँ आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो सारा बिल्कुल सही है या नहीं है। और कोई इंटरव्यू नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात नो इंटरव्यू, बस आपने सिर्फ और सिर्फ एक पेपर जो आपका है वो क्रैक करना है, कोई इंटरव्यू नहीं है, स्टेशन अलाउट हो जाएंगे और आपकी सिलेक्शन पक्की है और सैलरी आपके हाथ में है, ठीक है जी। तो तैयारी जितना सिलेबस बताया है वीडियो को पॉज करके सिलेबस नोट डाउन कर लेना, सफिशिएंट है। मैं कहती हूँ जो सिलेबस कर रहे हो इसको अच्छे से लो लेवल के एमसीक्यूज से लेके हाई लेवल तक की एमसीक्यूज पे चले जाओ, भी आपको एग्जाम में जब आप ज्यादा सॉल्व भी ना करना पड़े, आपके आधे से ज्यादा स्टेप माइंड से निकले, आप जल्दी जल्दी से टिक करो, फिर जाके आपके पेपर में अच्छा रैंक बनेगा, ठीक है जी। क्योंकि अगर आपका रैंक भी हायर होता है ना तो आपको अपने पसंद का, आपको अपने एरिया के पास का स्कूल मिल जाता है। रैंक जितना पीछे जाता है फिर वो गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल अलाउट दिया जाता है आपको। क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बातें क्लियर होंगी। फिर भी कुछ डाउट अगर आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं, है ना, इन नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। प्लस भाई हमारा आपको एक चीज और भी बता दूं कि 5 जून से, है ना, आप लोग का प्रॉपर पेपर 2 हम पार्ट 2 की तैयारी कराएंगे, सच बताएं तो, है ना। जो है आपका 5 जून से न्यू बैच, ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग ज्वाइनिंग लेना चाहते हो तो ऑनलाइन बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हो। मैंने एपी की वीडियोस पढ़ानी शुरू कर दी हैं, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एपी की वीडियो पढ़ानी शुरू कर दी है, आप उनको भी देख सकते हो बहुत अच्छे से भी कैसे हम पढ़ा रहे हैं।
यहाँ पे मैं इस बेस से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरा ऑनलाइन बैच में बोर्ड के थ्रू पढ़ाया जाता है, असाइनमेंट्स दी जाती हैं, लाइव डाइव क्लास मैंने पहले भी बताया था, ठीक है ना। फ़ोन नंबर आपको दिए हुए हैं, तो है ना, फ़ोन नंबर आपको दिए हुए हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। भाई जो दूसरा नंबर है ना उसमें ना थोड़ा ध्यान से डायल करना, पीछे 552 है ना, यहाँ पे ना गलती से 22 लग जाता है किसी कैंडिडेट से, वो गलत नंबर है, तो नंबर ध्यान से डायल करना।